गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ नीरज कुमार सिंह, ज्योग्राफी फैकल्टी। मैं आज ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको। देखिए, ज्योग्राफी का हम बिल्कुल बेसिक जानेंगे आज कि ज्योग्राफी है क्या, या कह सकते हैं कि ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट कैसे बनाया गया, या ज्योग्राफी की जो बेसिक चीज़ें हैं आज बिल्कुल जीरो से हम जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जानते हैं आपका कि जो सब्जेक्ट एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, ये इस वर्ड का मीनिंग क्या है, या हम कह सकते हैं आपका कि जो ज्योग्राफी वर्ड है ये आया कहाँ से है। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए आपका कि ज्योग्राफी जो वर्ड है आपका ये कहाँ से आया है, तो आप कहोगे कि दो ग्रीक वर्ड को मिला के ये ज्योग्राफी बना है। दो ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे आपका ये जियो और ग्राफिन। जियो और ग्राफिन से मिलके आपका ये ज्योग्राफी बना है। ठीक है, ज्योग्राफी में यदि हम देखें आपका कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, तो देखिए जियो मीन्स हम कह सकते हैं आपका अर्थ, और ग्राफिन का मतलब होता है डेस्क्रिप्शन। अर्थ मतलब पृथ्वी और डेस्क्रिप्शन मतलब विवरण। ठीक है, तो देखिए यहां से यदि हम देखें आपका कि ज्योग्राफी वर्ड का मीनिंग क्या निकलेगा, तो हम कहेंगे यहां पे कि ये दो वर्ड से मिलके बना है, जियो और ग्राफिन, जिनमें इसका मतलब होता है अर्थ मतलब पृथ्वी, ग्राफिन मतलब डेस्क्रिप्शन मतलब विवरण। तो हम कह सकते हैं आपका ज्योग्राफी वर्ड का मतलब हुआ कि पृथ्वी का विवरण, या हम कह सकते हैं आपका कि डेस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। मतलब यहां से हम कहें आपसे कि भाई ज्योग्राफी वर्ड का मीनिंग क्या निकलेगा, तो पृथ्वी का विवरण मतलब पृथ्वी के हमें अर्थ के हमें बेसिक्स को जानना है। बेसिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमें अर्थ की शेप जाननी है, शेप ऑफ अर्थ जानना है हमें, या हम कह सकते हैं कि अर्थ रोटेशन कैसे करती है, या कहा जा सकता है कि अर्थ की आकार कैसा है, आकृति कैसी है। ठीक है, इन सब को हम जानेंगे, बेसिक्स को इसका जानेंगे। ठीक है, तो यदि हम कहें आपका कि भाई ज्योग्राफी कहाँ से आया है ज्योग्राफी वर्ड, तो आप कहोगे कि ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है कि पृथ्वी का विवरण। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए आपका कि जो ज्योग्राफी वर्ड है ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, तो हम कहेंगे कि ज्योग्राफी वर्ड दिया गया एक ग्रीक स्कॉलर थे, इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज के द्वारा, इरेटोस्थनीज ठीक है, तो देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी सबसे पहले दिया गया था इरेटोस्थनीज, जो कि एक ग्रीक स्कॉलर थे। यदि आपसे पूछा जाए कि ज्योग्राफी को एज ए सब्जेक्ट किसके द्वारा स्थापित किया गया है, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाएगा, तो आप कहोगे हिकेटियस। ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है हिकेटियस को। ठीक है, तो देखिए यहां हमने बिल्कुल बेसिक्स चीज जानी है ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी है क्या, या इसको सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, या हम कह सकते हैं इसको एज ए सब्जेक्ट किसके द्वारा बनाया गया, या कहा जा सकता है कि जो ज्योग्राफी वर्ड है वो सबसे पहले, या इसका मतलब क्या है, किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा कॉइन किया गया। तो हम यहाँ पे हमने थोड़ा बेसिक सा जाना है। ठीक है, इसके बाद हम कोई टॉपिक उठा लेते हैं, जैसे आपका क्लाइमेटोलॉजी का कोई एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, या हम कोई ओशनोग्राफी का कोई एक टॉपिक ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्लाइमेटोलॉजी का एक बेसिक सा टॉपिक लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्लाइमेटोलॉजी का हम एक बेसिक सा टॉपिक
वायुमंडल, या हम कह सकते हैं आपका एटमॉस्फेयर। ठीक है, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर किसे कहा जाता है, या हम कह सकते हैं आपका कि इसका मीनिंग क्या होता है, ये जानेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए ये है हमारी अर्थ, पृथ्वी। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए कि भाई वायुमंडल का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे आपका कि पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, ये है अर्थ। ठीक है, पृथ्वी या अर्थ के चारों ओर यदि हम कहें तो एक गैसें फैली हुई हैं, या हम कह सकते हैं कि एक सराउंडिंग है गैसों का, या हम कह सकते हैं कि एक परत है, लेयर है गैसों की, जो कि अर्थ के चारों ओर फैली हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वायुमंडल क्या होता है कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैसें फैली हुई हैं, या गैसों की जो लेयर है, या जो गैसों की परत है, इस परत को हम कहते हैं आपका वायुमंडल। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, या हम कह सकते हैं नाइट्रोजन है, ये बहुत सारी गैसें जो फैली हुई हैं, इनकी एक लेयर को हम कहते हैं आपका वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसों की एक परत को, या फैली गैसों की लेयर को, परत को हम कहते हैं आपका वायुमंडल। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जानते हैं कि इस कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, मतलब कि एटमॉस्फेयर का जो संगठन है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए कंपोजिशन या संगठन ठीक है, वायुमंडल का कंपोजिशन या संगठन क्या है, मतलब वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें फैली हुई हैं, इसको जानते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए यदि आपसे कहा जाए कि भाई वायुमंडल में सबसे ज़्यादा या हाईएस्ट, या हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस फैली हुई है, तो आप कहोगे आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस आपका वायुमंडल में सबसे ज़्यादा फैली हुई है, जिसमें कि हम कह सकते हैं आपका लगभग 78.09%। इसके अलावा यदि हम देखें ऑक्सीजन, लगभग हम कह सकते हैं आपका कि 20.98% के आसपास। यदि इन दोनों को हम मिला दें तो लगभग आपका 99% आपका वायुमंडल में केवल और केवल दो गैसें फैली हुई हैं, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अलावा यदि हम देखें तो ओजोन आपका ये 0.93% फैली हुई है। ठीक है, नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 20.98%, जनरली इसको 21% कह देते हैं। इसके अलावा ओजोन नहीं, आर्गन, मिस्टेक, गलती से लिख गया, आर्गन मतलब आपका इनर्ट गैस है एक, और ये 0.93% के आसपास फैली हुई है। मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन 0.93%। इसके अलावा यदि हम देखें आपका फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। ठीक है, तो ये आपका जो चार गैसें हैं आपका ये ज़्यादातर फैली हुई हैं। इसके अलावा 0.001% के आसपास हाइड्रोजन, हीलियम और ये बहुत सारी गैसें फैली हुई हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, जानकारी ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम 0.00001%, हीलियम 0.001%, ऐसे करके आपका लास्ट में वाटर वेपर। ठीक है, तो ये कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का, या हम कह सकते हैं आपका
कि वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें फैली हुई हैं आपका, ये सभी हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई आर्गन क्या है। आर्गन जो गैस है हमारी, ये एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस मतलब अक्रिय गैस। अक्रिय गैस, इसका मतलब क्या होता है? इनर्ट गैस क्या होती हैं कि जनरली यदि हम थोड़ा इसको केमिस्ट्री में लेके जाएं तो कह सकते हैं कि जो किसी भी एलिमेंट, या हम कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट में जो एटम होता है, परमाणु होता है, उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, उसमें यदि 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसका मतलब उसको हम ऑक्टेट कहते हैं। ठीक है, यदि किसी गैस के एटम का, यदि एटम में यदि बाहरी कक्षा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट पूरा माना जाता है, अष्टक पूरा माना जाता है। और जो ऑक्टेट पूरा होता है तो उस गैस को हम जनरली कहते हैं आपका इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, क्योंकि ये किसी दूसरे गैस से, या हम कह सकते हैं दूसरे किसी एलिमेंट से ये रिएक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ऐसे इनर्ट गैस टोटल मिला के आपका 6 हैं। आपसे कहा जाए कि भाई इनर्ट गैस टोटल कितनी है, तो आप कहोगे 6 है। ठीक है, जिनमें एक आर्गन है। तो आपसे यहाँ एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई इनर्ट गैसों में सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस फैली हुई है। तो इनर्ट गैसों में, अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा जो गैस वायुमंडल में फैली हुई है, आर्गन है 0.93% के आसपास। ठीक है, लार्जेस्ट इनर्ट गैस। तो आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा इनर्ट गैस या अक्रिय गैस कौन सी फैली हुई है, तो आप कहोगे आर्गन। ठीक है, इसके बाद यहां एक और बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी गैस है जो वायुमंडल में बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये एक इनर्ट गैस है जिसको हम कहते हैं रेडॉन। रेडॉन एक ऐसी गैस है जो कि एक रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस है, रेडॉन, जो वायुमंडल में बिल्कुल नहीं पाई जाती है। बहुत ही ज्यादा एग्जाम में, खासकर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस बिल्कुल नहीं पाई जाती, तो आप कहोगे आपका यहाँ पे रेडॉन, जो कि एक रेडियो एक्टिव गैस है। ठीक है, रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस है। इनर्ट गैसों में केवल और केवल एक ही रेडियो एक्टिव गैस है, वो है रेडॉन। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं पाई जाती वायुमंडल में। ठीक है, इसमें और थोड़ा यदि हम जोड़ दें तो रेडॉन के बारे में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भूकंप का सूचक या इंडिकेटर ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हो कि भूकंप का जो सूचक गैस मानी जाती है वो आपका रेडॉन मानी जाती है। ठीक है, रेडॉन एक्चुअल में जनरली होता क्या है कि जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ में यदि जो चट्टानें होती हैं, पत्थर होते हैं, इन चट्टानों के आसपास ये चिपकी होती है रेडॉन गैस। जब आपका हम कह सकते हैं कि जनरली ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ये चट्टानें हैं, इनके आसपास ऐसे रेडॉन गैस चिपकी हुई है, और जब अर्थक्वेक या भूकंप आता है, या तो चट्टानें इधर से उधर होने लगती हैं, तो यहाँ से ये रेडॉन गैस रिलीज होने लगती है, रेडॉन गैस का उत्सर्जन होने लगता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि या तो भूकंप आने वाला है, या आ चुका है, या आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको भूकंप का सूचक कहा जाता है, रेडॉन गैस को। ठीक है, ये तो रहा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, संगठन वायुमंडल का। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा कि जो वायुमंडल है या एटमॉस्फेयर है, उसको हम कितनी लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, मैं बिल्कुल जनरलाइज्ड कर देता हूं, एटमॉस्फेयर को 5 भागों में या 5 लेयर में इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो कैसे, एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती हैं। कौन कौन सी हैं समझ लेते हैं। सबसे पहली लेयर है जो कि अर्थ के बिल्कुल क्लोजेस्ट होती है, क्लोजर होती है, ट्रोपोस्फेयर।
हिंदी में इसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। ठीक है, बिल्कुल अर्थ सरफेस के जो सबसे नजदीक है वो आपका ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल कहा जाता है। दूसरी लेयर होती है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, इसको हम कहते हैं समताप मंडल। पहली लेयर ट्रोपोस्फीयर या हम कह सकते हैं क्षोभ मंडल, दूसरी स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, तीसरी यदि हम देखें तो यहां पे ये है लेयर मीसोस्फीयर। मीसोस्फीयर या इसको हम कह सकते हैं कि मध्य मंडल। ठीक है, तीसरी लेयर कौन सी है? मीसोस्फीयर, मध्य मंडल। चौथी लेयर है हमारी एक्सोस्फीयर, चौथी लेयर है हमारी आयनोस्फीयर। आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल। इसके बाद यदि हम देखें आपका हमारी लास्ट और पांचवी लेयर कौन सी है? एक्सोस्फीयर, हिंदी में इसको कहा जाता है बहिर्मंडल। तो देखिए, यदि आपसे कहा जाए कि एटमॉस्फेयर की टोटल कितनी लेयर हो सकती हैं, तो आप कहोगे 5 लेयर में इसको डिवाइड किया जाता है, जिनमें पहली लेयर है आपका ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इसके बाद मीसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये हो गया आपका लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। अब थोड़ा हम समझते हैं कि भाई एटमॉस्फेयर को हम, इन एटमॉस्फेयर की सभी लेयर्स को हम कैसे समझा सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, देखिए यदि आपसे कहा जाए कि ये है, मान लेते हैं अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस है, ठीक, इसमें यहां ध्रुव या इसको पोल कह सकते हैं, इसको यहां पे इक्वेटर मतलब कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कह सकते हैं, या विषुवत रेखा कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मैंने कौन से वाला भाग लिया है, ये है मान लो अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये पोल हो गया आपका, यहाँ पे ये इक्वेटर हो गया, तो ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए अब समझते हैं थोड़ा कि एटमॉस्फेयर की जो पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, उसको हम कैसे क्या समझा सकते हैं। देखिए, यदि आपसे कहा जाए कि जो विंड और करंट क्या होती हैं, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। विंड मतलब पवन या करंट मतलब वायु धारा क्या होती है, इसको समझाने से पहले थोड़ा विंड के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए कि भाई विंड क्या होती है और करंट क्या होता है, मतलब कि पवन क्या होती है और वायु धारा क्या होती है। ठीक है, इसको मैं इससे जोड़ूंगा, कैसे करना है। विंड क्या होती है कि यदि एयर का जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, एयर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब एयर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है तो उसको हम विंड कहते हैं, और जब एयर वर्टिकल डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर दिशा में ऐसे मूव करती है तो उसको हम कहते हैं आपका वायु धारा या करंट। विंड को हम जनरली दो भागों में कैटेगराइज कर लेते हैं यहाँ पे, एक आपका ठंडी गर्म पवन और एक हम कह सकते हैं यहाँ पे ठंडी पवन। ठीक है, तो पवन को या विंड को हम दो भागों में कैटेगराइज कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एक गर्म पवन और एक आपका ठंडी पवन। ठीक है, इसमें गर्म पवन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं या क्या विशेषता हो सकती हैं, तो समझ लेते हैं। जो गर्म पवन होती है आपका वो हल्की होती है, और ठंडी पवन होती है वो भारी होती है।
अब क्योंकि गर्म पवन जो है वो हल्की है तो इसका मतलब वो ऊपर की ओर उठती है। ठंडी पवन क्योंकि भारी है वो आपका नीचे की तरफ ही रहती है, ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाती है। गर्म पवन के अंदर यदि हम कहें कि मॉइस्चर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, मतलब कि जो आपका वाष्प होती है, मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी गर्म पवन की ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसके कारण हम कह सकते हैं आपका कि बारिश करने के लिए भी जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, इनके कारण बारिश वगैरह होती है। ठंडी पवन भारी होती है और इसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, जिसके कारण बारिश भी कम होती है। ठीक है, और जिसके कारण हम जनरली कह सकते हैं कि डेजर्ट या रेगिस्तान वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इन करैक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि भाई गर्म पवन हल्की है, इसका मतलब ऊपर की ओर उठेगी। ठंडी पवन भारी है, इसका मतलब वो ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाती है, सरफेस के आसपास ही रहती है ज़्यादा। गर्म पवन में जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है और ठंडी पवन में जो आपका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी वो कम होती है। ठीक है, इसके बाद इसको हम यूज़ करते हैं कि भाई एटमॉस्फेयर को समझाने के लिए। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं इस नॉलेज को। तो यदि आपसे कहा जाए कि भाई एटमॉस्फेयर की जो पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, उसको हम कैसे समझा सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले ये हैं पोल्स और ये हैं आपका इक्वेटर। ये इक्वेटर या भूमध्य रेखा को यदि हम देखें तो हमारी पृथ्वी पर, अर्थ पर यदि कहा जाए कि सबसे गर्म रीजन कौन सा होता है, तो जनरली आप कह सकते हो कि ट्रॉपिकल रीजन जो होता है, मतलब कि इक्वेटर के आसपास का जो रीजन होता है, इक्वेटोरियल रीजन जो होता है वो आपका सबसे गर्म होता है। ठीक है, इसका मतलब इक्वेटर के आसपास जो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर है या अर्थ का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ जो पवन है या हवा है वो कैसी होगी, गर्म होगी। तो गर्म हवा कैसी होती है, गर्म हवा हल्की होती है, तो इसका मतलब गर्म हवा क्या है, हल्की है, इसलिए ये ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे गर्म पवन, मान लो ये सरफेस है, अर्थ सरफेस है और ये बहुत ज़्यादा गर्म है या कह सकते हैं कि गर्म है जनरली, तो यहाँ के आसपास हवा कैसी होगी, गर्म होगी। ठीक है, जो गर्म हवा है ये ऊपर की ओर मूव करती है और जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर की ओर मूव करती जाएगी तो इसका मतलब इसके अंदर एडियाबेटिक चेंज आने लगेगा। और एडियाबेटिक चेंज क्यों आता है, क्योंकि हमारी जो पवन है, गर्म पवन है, वो जैसे जैसे ऊपर जाती है फैलने लगती है और जैसे जैसे गर्म पवन ऊपर जाती है फैलने लगती है, एडियाबेटिक चेंज आने लगता है इसके अंदर, जिसके कारण इसका जो टेम्परेचर है, जनरली टेम्परेचर आपका गिरता रहता है। ठीक है, यहाँ जितना टेम्परेचर होता है वो धीरे 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 ठंडी होने लगती है और एक टाइम पे क्या होता है कि ज़्यादा ठंडी हो जाती है और ज़्यादा ठंडी होने के कारण आपका भारी हो जाती है, भारी होकर नीचे गिरने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम कहें कि इक्वेटर पर या इक्वेटोरियल रीजन में ये जो गर्म पवन है मैक्सिमम कहाँ तक जाती है, मान लेते हैं आपका ये पॉइंट है हमारा। ठीक है, ऐसे ही इसको हम देखें आपका पोल्स पर। पोल्स में यदि हम देखें तो यहाँ के आसपास का रीजन क्या है, यहाँ तो बर्फ जमी होती है। ठीक है, और यहाँ के आसपास का रीजन क्या होता है, ठंडा होता है और ठंडा होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ की जो पवन होगी वो कैसी होगी, ठंडी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्रुवों के आसपास टेम्परेचर कम होता है और ठंडी पवन होती है वो भारी होती है, वो ज़्यादा ऊपर की ओर नहीं उठ पाती है। ठीक है, वो कितना ऊपर उठ पाती है उसको हम देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ ये पॉइंट हो गया। ठीक है, गर्म पवन हल्की है, ऊपर की ओर जाती है, धीरे धीरे टेम्परेचर गिरता रहता है, ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर भारी हो जाती है, गिरने लगती है नीचे, तो ये लास्ट पहुँचती है 18 किलोमीटर। मतलब कि जो पवन है वो भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर तक और ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर तक जाती है। यहाँ यदि हम देखें आपका इसका जो टेम्परेचर है आपका माइनस में चला जाता है, आप कहोगे कि कितना, लगभग -85 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब यहाँ हो जाता है। और यहाँ देखा जाए आपका तो यहाँ पे माइनस में 45 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब हो जाता है।
-45 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब हो जाता है पोल्स पर। और यदि इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं तो इनको कहा जाता है ट्रोपोपॉज। ठीक है, तो ये आपका जो लेयर दिखाई दे रही है एक्चुअल में इसी लेयर को कहा जाता है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। ठीक है, तो मतलब आपसे पूछा जाए कि भाई ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल कहां से कहां तक फैली हुई है, तो आप कह सकते हो कि इक्वेटर पे 18 किलोमीटर और पोल्स पर 8 किलोमीटर तक आपका ये फैली होती है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं क्या क्या होता है यहाँ पे। तो देखिए, यदि हम कहें कि ट्रोपोस्फियर में, इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूं। ठीक है, यदि हम कहें कि ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, ऊंचाई पे जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो गिरता है। मतलब क्षोभ मंडल में जनरली क्या सिचुएशन बनती है कि जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जा रहे हैं ऐसे ऐसे हमारा जो टेम्परेचर है वो गिरता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल में जनरली सामान्य कंडीशन क्या है कि ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर गिरता है, और जिस रेट से गिरता है, जिस दर से गिरता है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य पतन दर। नॉर्मल रिलैप्स रेट किसे कहा जाता है कि वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पे टेम्परेचर जिस रेट से, जिस दर से गिरता है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। और जनरली आपसे पूछा जाए कि भाई कितना होता है, तो आप कहोगे आपका 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। मतलब यदि हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो लगभग 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिर जाता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करके देखते हैं कि यदि हम इसको 100 मीटर के करीब माने, भाई 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, इसका मतलब इसमें 10 का डिवाइड कर दे तो हम मान लेते हैं कि भाई 100 मीटर यदि ऊपर जाते हैं तो ये कितना टेम्परेचर गिरेगा, तो जनरली ये 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिरता है। मतलब इसको ये हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है और कुछ नहीं किया। और थोड़ा इसको और मॉडिफाई करें इसको, तो हम कह सकते हैं कि यदि हम आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखें तो 165 मीटर। मतलब आपसे पूछा जाए कि भाई नॉर्मल लैप्स रेट वायुमंडल में कितना होता है कि 165 मीटर यदि हम ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिरता है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडल की किस परत में, किस लेयर में, वायुमंडल की किस लेयर में एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मौसमी घटनाएं पाई जाती हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशन या मौसमी घटनाओं का मतलब क्या है, जैसे बारिश का होना, जैसे ओस का पड़ना, कोहरा पड़ना, ये सारी की सारी क्या है आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन या कह सकते हैं मौसमी घटनाएं। तो मौसमी घटनाएं या एटमॉस्फेरिक कंडीशन कहाँ पाई जाती हैं, केवल और केवल आपका ट्रोपोस्फियर में, और कह सकते हैं इक्वेटर पे 18 किलोमीटर तक मैक्सिमम। ठीक है, तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगी हमारी कि ट्रोपोस्फियर में ही आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, मौसमी घटनाएं, जैसे बारिश का होना, ठीक है, इसके अलावा जैसे फॉग मतलब कोहरा, ओस, ये सारी चीजें। ठीक है, तो बारिश कहाँ तक पाई जाती है, आप कह सकते हो 18 किलोमीटर। कोहरा कहाँ तक पाया जाता है, 18 किलोमीटर के आसपास तक। ठीक है, तो ये आपकी लेयर है। ठीक है, इसमें और थोड़ा सा जान लेते हैं ट्रोपोस्फियर के अंदर और क्या पाया जाता है। ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे ऊंचाई पे जा रहे हैं टेम्परेचर गिर रहा है। ठीक है, इसमें कन्वेक्शनल करंट पाया जाता है, क्योंकि ये वायु ऊपर की ओर जा रही है, इसका मतलब कन्वेक्शनल करंट पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर चेंज होता है। इसके आगे थोड़ा और बढ़ लेते हैं, दूसरी लेयर समझ लेते हैं। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, थोड़ा शॉर्ट करके आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर,
ठीक है। एटमॉस्फेयर की यदि हम दूसरी लेयर देखें आपका, तो ये है 50 किलोमीटर तक। इक्वेटर पे 18 से 50, यहाँ 8 से 50 किलोमीटर, ठीक है। ये जो आपकी लेयर है इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। अब इसको देखो हम और क्या क्या नाम दे सकते हैं या इसको कैसे कैसे समझ सकते हैं। तो देखो, यदि हम कहें कि स्ट्रेटोस्फीयर की जो थोड़ी सी निचली 20 किलोमीटर तक जो आपका लेयर यहाँ ये दिखाई दे रही है, 20 किलोमीटर तक, इसमें क्या होता है कि जो कन्वेक्शनल करंट है वो नहीं पाया जाता, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं पाया जाता। कन्वेक्शनल करंट नहीं होता, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो एरोप्लेन उड़ाना हमारे लिए आसान होता है, ठीक है, क्योंकि कन्वेक्शनल करंट पाया नहीं जाता है और इसलिए यहाँ पे एरोप्लेन उड़ाना सुविधाजनक होता है, या हम कह सकते हैं आपका कि सेफ जोन माना जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप थोड़ा समझ लेते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवाई जहाज या एरोप्लेन वायुमंडल की किस परत में उड़ाए जाते हैं, तो आप कह सकते हो स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, 20 किलोमीटर तक। तो इस लेयर में आपका स्ट्रेटोस्फीयर में वायुयान उड़ाए जाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे समझ लेते हैं। देखिए, स्ट्रेटोस्फीयर की यदि हम कहें और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं 20 किलोमीटर के आगे, टेम्परेचर बढ़ता है। आप कहोगे कि ट्रोपोस्फीयर में ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर गिर रहा था, वायुमंडल में सामान्य कंडीशन भी यही होती है कि ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर गिरता है, यहाँ ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? इसका रीज़न होता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर, ओजोन परत, ठीक है। तो वायुमंडल की किस परत में ओजोन पाई जाती है या ओजोन लेयर पाई जाती है, तो आप कह सकते हो स्ट्रेटोस्फीयर। इसलिए इसको ओजोनोस्फीयर या ओजोन मंडल भी कहते हैं, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये हमारी ओजोन लेयर है, ठीक है। ये जो ओजोन लेयर है, आपसे पूछा जाएगा आपका कि ये ओजोन लेयर क्या करती है। तो देखिए, ओजोन लेयर क्या करती है कि जो सूरज है, सूरज की जो रेडिएशन होती है, या हम कह सकते हैं आपका जो इंसोलेशन होती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है, सूर्य तप होता है, या जो सूरज से आती हुई विकिरण होती है, उसको हम कहते हैं इंसोलेशन, और या कह सकते हैं रेडिएशन, या हम कह सकते हैं कि सूरज की रोशनी। तो जो सूरज की रोशनी होती है, रेडिएशन होती है, इसमें क्या है कि अल्ट्रा वायलेट, सूरज की लाइट में अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, पराबैंगनी किरणें, ठीक है। यदि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आती हैं या पृथ्वी पर आती हैं, तो इसका मतलब ये ह्यूमन लाइफ के लिए, या हम कह सकते हैं आपका प्लांट, या हम कह सकते हैं कि अर्थ के टेम्परेचर के लिए, अर्थ के एक कह सकते हैं कि हीट बजट को बैलेंस करने के लिए, इन सभी चीज़ के लिए जो आपका ओजोन लेयर है ये फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस को ये पृथ्वी पर आने से रोकती है। यदि अल्ट्रावायलेट रेस पृथ्वी पर आती हैं तो क्या नुकसान है? अल्ट्रावायलेट रेज यदि पृथ्वी पर आती हैं तो इससे होगा क्या कि एक तो स्किन कैंसर होने का खतरा होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं आपका कि टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ओवरऑल टेम्परेचर अर्थ का बढ़ने लगेगा, जिससे ग्लेशियर वगैरह पिघलने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जहाँ पड़ती है, जिस सरफेस पे पड़ती है, उसका टेम्परेचर बढ़ाने लगती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्किन कैंसर हो सकता है, या मानव को और या ह्यूमन को और क्या नुकसान हो सकते हैं, तो मनुष्य को आँख जो होती है, आँख में एक कॉर्निया होता है, कॉर्निया को भी ये डैमेज कर सकता है। तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई एटमॉस्फेयर में ये जो ओजोन होती है वो क्या करती है। तो हम कह सकते हैं कि सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे कि आपका मनुष्य को
स्किन कैंसर हो सकता था अल्ट्रावायलेट रेज आने से, आंख में कॉर्निया डैमेज हो सकती थी, अंधा हो सकता था आदमी, ठीक है, तो इसको रोकती है। लेकिन यदि हम कहें आपका कि ओजोन लेयर में एक होल देखा गया 1983 में अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है, ओजोन लेयर में जो होल देखा गया, आपसे पूछा जाएगा, या ओजोन लेयर में जो छिद्र है वो पूछा जाएगा आपका कि कब देखा गया, तो जनरली 1983 के आसपास, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो ओजोन लेयर में जो छिद्र है, होल है, वो कैसे हुआ, तो आप कह सकते हो ग्रीन हाउस गैसों के कारण, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण। ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में बहुत सारी गैसें फैली हुई हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, बहुत सारी गैस फैली हुई हैं। इनमें यदि आपसे कहा जाए कि कुछ गैस ऐसी होती हैं कि जिनका रेशियो यदि बढ़ने लगे एटमॉस्फेयर में, तो वो वायुमंडल को या पृथ्वी को गर्म करने लगती हैं, या पृथ्वी का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर बढ़ाने लगती हैं, ठीक है, उन्हीं गैसों को हम कहते हैं आपका ग्रीन हाउस गैस। इसका मतलब क्या है कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है कि ऐसी गैस जिनका रेशियो यदि बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, तो वो एक तो पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर को बढ़ाने लगती हैं, दूसरा वो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है, उनको हम कहते हैं आपका ग्रीन हाउस गैस। जनरली 8 मानी जाती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक आध देख लें, जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर, ऐसे करके आपका ये टोटल 8 गैस होती हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैस हैं वो आपका ओजोन लेयर को भी नुकसान पहुंचाती हैं, एवरेज टेम्परेचर को भी बढ़ा देती हैं, और हम कह सकते हैं आपका एवरेज टेम्परेचर के साथ साथ हमारा जो ग्लेशियर वगैरह है वो पिघलने लगते हैं, बहुत ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। इसमें आपसे कई क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी होती है, CFC होती है, रेफ्रिजरेटर से निकलती है जनरली, ये आपका ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। ऐसी आपका HFC, CH4, ये सारी की सारी पूछा जा सकता है, इनको थोड़ा सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेटोस्फेयर को ही ओजोनोस्फेयर, ओजोन मंडल कहा जाता है, इसी को आइसोथर्मल जोन कहा जा सकता है। ओजोन परत के कारण, ओजोन लेयर के होने के कारण यहाँ पे ऊंचाई पर जाने पर आपका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। ओजोन लेयर क्या करती है कि ओजोन लेयर आपका जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनको एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसके कारण आपका एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 80 किलोमीटर तक तीसरी लेयर मीजोस्फीयर, ठीक है। इसके बाद हम कह सकते हैं आपका 640 किलोमीटर तक आइनोस्फीयर, ये पाई जाती है। मीजोस्फीयर में कोई खास चीज़ें नहीं पाई जाती, इसमें ऊंचाई पे जाने पर इसमें जनरली टेम्परेचर गिरता है, जो सामान्य कंडीशन होती है, ठीक है। इसमें ट्रोपोस्फीयर में ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर गिरता है, स्ट्रेटोस्फीयर में ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर बढ़ता है, मीजोस्फीयर में ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर गिरता है, आइनोस्फीयर में ऊंचाई पे जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? आयन के प्रेजेंस के कारण। जो आयन्स होते हैं, आयन किसे कहा जाता है? आयन कहा जाता है जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। चार्ज्ड पार्टिकल्स को आयन कहा जाता है, ठीक है। आयन के प्रेजेंस के कारण आपका इसमें ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर बढ़ता है। इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। देखिए, इसमें आपसे पूछा जाए कि जो आयनोस्फीयर होता है, आयनोस्फीयर को जनरली हम 3 लेयर में डिवाइड करते हैं।
ठीक है, एक लेयर डी, ई और एफ, ये क्या करती हैं कि आयनोस्फीयर में होता क्या है कि हमारे जितने भी कम्युनिकेशन या संचार व्यवस्था की जो चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल है, डीटीएच है, या वायरलेस है, या और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें रेडियो वेव्स प्रयोग की जाती हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो मोबाइल वगैरह में ये रेडियो वेव्स होती हैं, और रेडियो वेव्स क्या होती हैं कि हमारे मोबाइल से निकल के सैटेलाइट तक जाती हैं, सैटेलाइट उनको फिर हमारे मोबाइल जो आपका कह सकते हैं कि रिसीवर होता है उस तक भेजती हैं, उसके बाद हम कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। तो ओजोन आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की किस लेयर में जो रेडियो वेव्स हैं आपका वो परावर्तित होते हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि आयनोस्फीयर में यदि हम कहें कि आयनोस्फीयर में जो रेडियो वेव्स हैं वो आपका रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। इसमें 3 लेयर होती हैं, इसमें समझ लेते हैं क्या होता है कि जो रेडियो वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, और ये 2 टाइप की होती है जनरली, एक शॉर्ट रेडियो वेव्स और एक आपका लॉन्ग रेडियो वेव्स। शॉर्ट रेडियो वेव्स मतलब इनकी जो वेवलेंथ होती है वो आपका कम होती है, और लॉन्ग रेडियो वेव्स मतलब इनकी जो वेवलेंथ है वो आपका ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जनरली हम कह सकते हैं कि शॉर्ट रेडियो वेव्स मतलब शॉर्ट वेवलेंथ, कम वेवलेंथ, लॉन्ग रेडियो वेव्स मतलब आपका जिनकी लॉन्ग वेवलेंथ होती है उसको हम लॉन्ग रेडियो वेव्स कहते हैं, ठीक है। इसमें यदि हम कहें शॉर्ट रेडियो वेव्स हमारी डी लेयर, ई लेयर और हम कह सकते हैं आपका एफ लेयर को पार कर जाती हैं, और इनसे पार करके आपका ये हमारे स्पेस में, या हम कह सकते हैं हमारे जो सैटेलाइट होते हैं उन तक पहुंच जाती है, और उसके बाद हम कह सकते हैं आपका कि हमारे जो भी आपका मोबाइल है, डीटीएच है, वो सब रिसीव करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो कम्युनिकेशन में आजकल जो यूज़ हो रही हैं ज़्यादातर वो शॉर्ट रेडियो वेव्स हो रही हैं, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, आवृत्ति ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब यदि हम कहें कि शॉर्ट रेडियो वेव्स हैं मतलब वेवलेंथ कम होगी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आजकल जो मोबाइल वगैरह में इनमें जो रेडियो वेव्स प्रयोग की जा रही हैं वो आपका शॉर्ट रेडियो वेव्स है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग रेडियो वेव्स क्या होता है कि डी लेयर या ई लेयर इनसे ही रिफ्लेक्ट होकर आपका अर्थ पर वापस आ जाती है, इसको पार नहीं कर पाती है आयनोस्फीयर को, इसलिए हम इनको जनरली अभी प्रयोग कम करते हैं। तो मोबाइल वगैरह में ज़्यादातर हम हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें और थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, इसमें बहुत सारी डिटेल हैं, वो अभी शॉर्ट में करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एक्सोस्फीयर लगभग 8 से 10,000 किलोमीटर तक ये जो लेयर है आपका, इसको कहा जाता है एक्सोस्फीयर। इसमें ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर गिरता है, ठीक है। तो देखो, ट्रोपोस्फीयर में ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर गिरता है, स्ट्रेटोस्फीयर में ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर बढ़ता है, मीजोस्फीयर में ऊंचाई पर जाने पे आपका टेम्परेचर गिरता है, आयनोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ता है, और एक्सोस्फीयर में टेम्परेचर आपका गिरता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एटमॉस्फेयर को जनरली अभी कंप्लीट करते हैं। इसमें बहुत सारा डिटेल है, अभी वो मैंने बहुत ही शॉर्ट में इसको किया है जिससे कि एक आइडिया लग जाए बस थोड़ा सा, ठीक है। एटमॉस्फेयर टॉपिक को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक। थैंक यू।